Hello dear student, I heartily welcome you all in my YouTube channel and today I will discuss on the topic of step in watershed development। यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए या कह सकते हो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए हम कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे और क्या क्या स्टेप हमारी होना चाहिए ताकि हमारा जो वाटरशेड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए और सही तरीके से वो मतलब कि एग्जीक्यूट हो पाए हमारे सोसाइटी लेवल में। ठीक है, तो देखिए जब भी वाटरशेड की हम बात करेंगे तो आप वाटरशेड की बात करते ही आपको ये समझना है कि वाटरशेड एक बहुत ही बड़ा टर्म है, होलिस्टिक टर्म है यहाँ पे। ठीक है, वाटरशेड कोई एक छोटा सा टर्म नहीं है, ना ही कोई एक पर्टिकुलर चीज की आप डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। वाटरशेड डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो आपका जो भी सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन अगर इम्प्रूव करने के लिए उस एरिया की जरूरत होती है उन सभी चीजों का डेवलपमेंट हम करते हैं। ठीक है, चाहे वो हम एग्रो फॉरेस्ट्री बनाना हो, चाहे वो डैम बनाना हो, चाहे वो रोड का प्रोजेक्ट चलाना हो, या चाहे वो स्टोरेज के लिए कुछ करना हो, या कोई फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज बनानी हो, या कह सकते हो कि सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट चलाना हो, या कह सकते हो आपकी लैंड का अमेंडमेंट करना है, जैसे कि आपका सॉइल है साल्ट सॉइल है अगर, या कह सकते हो आप एसिडिक सॉइल है तो उसका सुधार करना है, तो इन सब चीजों को भी वहाँ पे इंक्लूड हम करते हैं। जब हम स्टेप इन्वॉल्व इन वाटरशेड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार से चीजों को याद रखना आपको। एक तो पहला है कि हम यहाँ पे बात करेंगे एक नॉर्मल वाटरशेड की और दूसरी हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड वाटरशेड की भी, किसी इंटीग्रेटेड वाटरशेड। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड में एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो एक साथ कई ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हमें पूरे करने होते हैं और तभी उसे हम क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट। यानी कि एक ही साथ हमें बहुत सारी चीजें करना होता है, जैसे कि हमें एग्रो फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट के प्लांट को डेवलप करना होता है, उसी टाइम पे लैंड का रिक्लेमेशन करना है यानी कि भूमि का सुधार भी करना है, अगर इरोजन है तो इरोजन को कंजर्व भी करना है, रोड नहीं है तो रोड बनाना है। तो इस तरह सारी चीजें जब एक साथ कर रहे होते हो तो वही कहलाता है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट या वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए हम शुरू करते हैं क्या क्या स्टेप होंगी, क्या क्या हमारे कहाँ से हम शुरू करेंगे वाटरशेड डेवलपमेंट करना और हमारा लास्ट कब होगा, जब वाटरशेड हमारा डेवलप पूरी तरह से कब हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज दैट आप एक ऑफिसर हो जो कि वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए आप हायर किए गए हो एक पर्टिकुलर एरिया में। आपका एरिया कुछ भी हो सकता है, उसको हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड सिलेक्शन ऑफ वाटरशेड। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ वाटरशेड आपकी पहली स्टेप रहेगी। तो वाटरशेड कैसे सेलेक्ट करना है कि आपको हमने बताया था 5 कैटेगरी वाटरशेड की बताया था मैंने, मिली, माइक्रो, मैक्रो, सब मैक्रो, मैक्रो। तो आप किस वाटरशेड किस तरह के वाटरशेड को डेवलप करना चाह रहे हैं, यानी कि आपके अंडर में कितना एरिया आ रहा है उसी प्रकार से आपका वाटरशेड होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द बाउंड्री ऑफ द वाटरशेड हैज टू बी मार्क्ड बाय द फील्ड सर्वे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड सर्वे करवाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कोई सर्वेयर होगा या कोई पटवारी होगा वो फील्ड सर्वे करेगा और स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वाटर कोर्स। वाटरशेड आपको बताया था कि वाटरशेड क्या होता है कि एक हमारा लैंड यूनिट होती है जो कि एक उसका पर्टिकुलर हाइड्रो जियोग्राफिकल यूनिट होती है जिसका एक कॉमन आउटलेट होता है। क्या है इसका आउटलेट है, यानी कि यहाँ का पानी जो है ड्रेनेज होता रहता है और कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है। यानी इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं वाटरशेड कहते हैं। तो जब वाटरशेड की हम बात करते हैं तो वाटरशेड को हम शुरू कहाँ से करते हैं, फील्ड सर्वे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वाटर कोर्स। यानी हम फील्ड सर्वे यहाँ से शुरू करेंगे, इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट है यहाँ से हमें क्या करना है, फील्ड का सर्वे शुरू करना है। यहाँ सर्वे करते 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 इस पूरे एरिया का सर्वे करते करते हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वाटरशेड होगा, यानी कि और आगे कहाँ बढ़ना, प्रोसीडिंग द अपवर्ड टू द रिज लाइन। यानी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वाटरशेड का इसे हम क्या कहते हैं, रिज लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिज लाइन। यानी हाईएस्ट पॉइंट ये कह सकते हो एंड पॉइंट ऑफ द वाटरशेड, या मतलब कि जो मतलब ऊपर है अपर लैंड में उसे क्या कहते हैं हम, रिज लाइन कहते हैं। ठीक है, तो रिज लाइन तक हमें शुरू करना है, यानी कि यहाँ से शुरू करके लोवेस्ट लेके आपको आगे तक पहुंचना है, वाटरशेड का डेवलपमेंट करना शुरू भी आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। द एरिया में बी वेरी फ्रॉम, यानी जो एरिया होगा 100 हेक्टेयर से लेके कहाँ तक होता है, 10,000 हेक्टेयर। मैंने आपको कराया था मतलब कि मिनी माइक्रोफिट से लेके लार्ज या कह सकते हो आप कि मैक्रो वाटरशेड तक। तो आपका एरिया कितना भी हो सकता है, आप कितना भी एरिया वहाँ पे लिया जा सकता है, आपके अंडर में कितना भी एरिया आ सकता है। ठीक है, तो पहला तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्शन करना वाटरशेड हमें किस तरह के वाटरशेड को डेवलप करना है। यहाँ से आप यहाँ तक सर्वे कराएंगे पूरा, इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम स्टेप 2। अब आपकी दूसरी स्टेप यहाँ पे होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाटरशेड, यानी कि वाटरशेड के बारे में जब आपने यहाँ पे सर्वे कराया इस एरिया का, यहाँ पे क्या कराया आपने, सर्वे किया यहाँ पे। ठीक है, तो सर्वे के दौरान आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, बहुत सारा आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी उसकी कि क्या क्या हमारे पास सर्वे के दौरान आया है। तो सपोज जब आपने सर्वे किया तो आपको पहली बात तो लोकेशन के बारे में पता चला वहां के कि लोकेशन कैसी है, क्या है, कौन सी लोकेशन है।
यानी कि लोकेशन आपकी किस एरिया में आती है। कह सकते हो आपकी ड्राई एरिया है, या ड्राईलैंड एरिया है, या रेनफेड एरिया है, ठीक है, या मतलब कैसा एरिया है, ठीक है। एरिया आपको पता होना चाहिए, लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपका एरिया, कितना एरिया है, एरिया का मतलब होता है यहाँ पे कितना एरिया है, कितने हेक्टेयर है, ठीक है। मान लो हम कह रहे हैं आपका 1000 हेक्टेयर, यानी बहुत बड़ा आपने डिस्ट्रिक्ट पूरा ले रखा है, ठीक है। तो 1000 हेक्टेयर, तो एरिया कितना उसको आप लिस्ट करेंगे। शेप किसका है इसका, स्लोप कैसा है, यानी कि लैंड का जो स्लोप है आपका किस तरह से है, इधर को स्लोप जा रहा है कि इधर को स्लोप जा रहा है, तो आपको ये भी यहाँ पे सर्वे में दौरान आपको लिस्ट करना पड़ेगा। देन आपका शेप कैसा लैंड का, अंडुलेटेड है, उबड़ खाबड़ जमीन है, या धरातल समतल है, ये कह सकते हो कहीं स्लोपी लैंड है, किस तरह की लैंड है वो भी आप यहाँ पे देख लेंगे, राइट डाउन करेंगे, ठीक है। देन आपको इस एरिया का, जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है 1000 हेक्टेयर, हमने एग्जांपल के लिए ले लिया 1000 हेक्टेयर, तो इसका आप देखोगे कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, यानी कि रेनफॉल कैसी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर क्या रहता है इस एरिया का, ये सब भी आप एक प्रॉपर क्या करोगे, लिस्ट बनाते जाओगे, ठीक है। आप एक मतलब ऑफिसर हो तो आपको क्या क्या स्टेप लेना है वाटर डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में बता रहा हूँ। देन आपको सॉइल के बारे में देखना वहां का, कि मिट्टी कैसी है, सॉइल की जियोलॉजी क्या है, मतलब कैसा उसका मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है, हाइड्रोलॉजी यानी कि वाटर का क्या वहां पे स्टेटस है, ग्राउंड वाटर कैसा वहां पे, ठीक है, ग्राउंड वाटर देखोगे आप, यानी कि वाटर लेवल आप देख लोगे यहाँ पे, ठीक है। मिट्टी कैसे बनी है, जियोलॉजी उसका देखोगे, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे कि मतलब टेक्सचर कैसा है इसका, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा सॉइल का, ठीक है, इसके बाद पोरोसिटी कैसी है सॉइल की, ये सब देखोगे आप, फिजिकल कैरेक्टर हो गए, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। देन आपका कलर क्या है सॉइल का, कलर भी देखोगे आप, तभी तो आप वहां पे क्राफ्ट सजेस्ट कर पाओगे। देन आपको देखना है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल, केमिकल के बारे में आपको क्या देखना है, पीएच क्या है मिट्टी का यहाँ पे, ठीक है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, पर आपको स्टेप मतलब ये इन्वॉल्व करना है जो उसके बारे में बता रहा हूँ, स्टेप यही होंगी। पहले आपको दिन क्या करना है, सॉइल का डाटा लेना है, तो सॉइल में आपको मतलब कि जियोलॉजी देखोगे, हाइड्रोलॉजी देखोगे, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल देखोगे, ठीक है। तो केमिकल में आपका पीएच हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, और बहुत सारी चीजें हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में देखोगे आपकी मतलब कि माइक्रोबियल स्टेटस क्या है सॉयल का, माइक्रोबियल स्टेटस अच्छे माइक्रोब है कि नहीं है, तो ये सब इस तरह से आप मतलब अपना लिस्ट बनाओगे एक, एंड देन आप क्या करोगे, इरोजन लेवल भी यहाँ पे सॉइल का देखोगे। सॉइल अगर मान लो सैंडी है, तो सैंडी सॉइल का इरोजन क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा होगा, क्योंकि डिटैचमेंट आसानी से हो जा रहा है, या कि मतलब क्ले सॉइल है तो किस तरह की सॉइल है, तो सॉइल का इरोजन का लेवल देखना, सॉइल का इरोजन किस तरह से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब आप सॉइल के बारे में डाटा इकट्ठा कर लोगे, देन आप क्या करोगे, ये आपकी दूसरे स्टेप में चल रही बात है, ये दूसरे स्टेप की बात हम कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आपको बनाना वाटर शेड एरिया का अपने। देन आपको वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे मतलब कि नेटिव वेजिटेशन कितने हैं, कल्टीवेटेड स्पीसीज कितने हैं, यानी कि वहां पहले से ही कितने वीड्स पाए जा रहे हैं, किस तरह के प्लांट पाए जा रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट कैसा है आपके वहां पर, जंगल, ठीक है। देन आप यहाँ पे देखो कल्टीवेबल स्टीबी, कौन कौन से हम वहां पे खेती कर रहे हैं, किन की चीजों की, शुगर केन लगा रहे हैं, ठीक है, या मतलब कि मतलब क्या है आप वहां पे कल्टीवेट कर रहे हो, ठीक है, मैंगो कल्टीवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब सिंपल चीज है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजों का हम कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहे हैं पहले से ही, ठीक है, तभी तो आप उस एरिया का डेवलपमेंट करोगे, पहले जानोगे वहां के बारे में। तो इस तरह से हमें ये देख लेना है कल्टीवेटेड स्पीसीज क्या क्या है वहाँ की, और भी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, मतलब जो भी है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। देन आप देखोगे कि लैंड की कैपेबिलिटी क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया था लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में, कि लैंड कैपेबिलिटी क्या होता है, कि मतलब कि लैंड की क्षमता के अनुसार वहां पे आ, उसको 8 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है जो कि, तो इस तरह से 8 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आपकी यहाँ पे मिट्टी आती है उसको आप यहाँ पे मार्क करोगे, तो आपका उसी मतलब कि सेकंड स्टेप में ही जो डिस्क्रिप्शन आप वाटर से बना रहे हो उसी के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन आप देखना है हमें कि प्रेजेंट लैंड यूज पैटर्न, मतलब हमारी जो सॉयल है, हमारी जो लैंड, हमारी जो जमीन है, इसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, हमारा पैटर्न क्या है, यानी कि हम एक ही क्रॉप ले रहे हैं, यहाँ पे सिंगल क्रॉपिंग कर रहे हैं, या हम डबल क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कह सकते हो कि इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम आ, खरीफ या समर में मतलब खेती ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, जायद की फसल ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी लैंड यूज पैटर्न है आप वहां पे इसको यहाँ पे मतलब प्रॉपर आप वहां पे राइट डाउन करोगे, लिखोगे, ठीक है।
देन क्रॉप पैटर्न हमने ऑलरेडी बता दिया ऊपर। क्रॉप पैटर्न क्या है वहाँ पे, मतलब किस तरह की खेती की जा रही है, मतलब कि आपका क्रॉपिंग पैटर्न में आ जाएगा, मतलब कि रबी खरीफ में जायद में क्या क्या ग्रो कर रहे हो, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, मतलब कि क्रॉप के साथ साथ जो आपका क्रॉप है प्लस आपके जो कंपोनेंट्स हैं, या मतलब कि जो आपका इंटरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं मतलब कि रिसोर्स के साथ। तो कौन कौन से रिसोर्स हैं, किससे इंटरेक्शन हो रहा है, ये सब मतलब यहाँ पे बनाना पड़ता है। देन उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है वहाँ पे पहले से, तो ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये अगली स्टेप होंगी आपकी। देन आपका फार्मिंग सिस्टम कौन सा एडॉप्ट किए हो। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम में। फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ क्रॉप के साथ साथ अदर हम इंटरप्राइजेस करते हैं। जैसे कि हमारे इंटरप्राइज हो सकते हैं पोल्ट्री, यानी कि मुर्गी का पालन कर सकते हो, डेयरी कर सकते हो, फिशरी कर सकते हो, ठीक है, डक या एपी कल्चर कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ भी आपका यहाँ पे हो सकता है। तो मतलब ये हमारा फार्मिंग सिस्टम, मतलब हम क्रॉप के साथ साथ और क्या कर रहे हैं, ठीक है। या हॉर्टिकल्चर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हो सकती है। तो देन आप इसका आप एक डाटा बनाओगे, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में, फार्मिंग सिस्टम अडॉप्ट करना है। देन आपका इकोनॉमिक ऑफ फार्मिंग क्या है, मतलब कि वहां पे जो खेती कर रहे हैं लोग, तो उनकी मतलब कि पैसा है कि नहीं उनके पास, कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं खेती में, कितना इनपुट दे पा रहे हैं, सही से फर्टिलाइजर यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे उनकी इकोनॉमिक्स ऑफ फार्मिंग, मतलब कि कितना लागत आ रही है ओवरऑल, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, लागत, लागत कितनी आ रही है, यानी कि हम इनपुट कितना दे रहे हैं, पैसा कितना लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कास्ट कितनी आ रही है, ठीक है। इसके बाद मैन पावर रिसोर्सेस, वहां पे लोग लेबर्स उपलब्ध है कि नहीं, ठीक है, पीपल्स कितने हैं वहां पे, बाहर तो नहीं चले गए कहीं, ठीक है। इस तरह से आप मतलब वहाँ के लेबर्स वगैरह की कंडीशन, मैन पावर का रिसोर्स वहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं, इसके बारे में आप देखोगे। देन आपका सॉयल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि वहाँ पे लोगों के पास आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है वहाँ के लोगों की। जैसे कि वहाँ के बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन उनको सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, फाइनेंस हेल्थ को ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं अपने। इन सब चीजों को आप यहाँ पे मतलब की चर्चा करोगे, मतलब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे, सेकंड स्टेप में आएगा सारी चीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटरशेड तक में, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज कैसी वहाँ पे, मतलब कोई इंस्टीट्यूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है कि नहीं, रोड है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, पॉन्ड्स है कि नहीं है, तालाब है कि नहीं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए। इसके बाद आपका डैम बना है कि नहीं बना है, ठीक है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फूड प्रोसेसिंग यूनिट है कि नहीं है, ठीक है। तो आप और भी चीज़ यहाँ पे मतलब कि नोट डाउन कर सकते हैं। देन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, कोई इंस्टीट्यूट है कि नहीं वहाँ पे, कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है कि नहीं, केवी के बच्चों की स्कूल के लिए फैसिलिटी है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं प्राइमरी, ये सब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा स्टेप हो गया कि हमें डिस्क्रिप्शन बनाना है वहाँ के वाटरशेड का, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है जो एरिया, उस एरिया का हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, और क्या क्या बिंदु है वो हमने ऑलरेडी आपसे चर्चा कर लिया है, ठीक है। देन अगला हमारा थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, एनालिसिस द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल सॉल्यूशन। अब आपने ये सारी चीज लिस्ट बनाने के बाद आपको एनालिसिस करना है, जो हमने ये सब लिस्ट बना लिया है इस तरह से, तो अब देखना है कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां क्या क्या हैं अब तब भी, ठीक है, तभी तो वाटर शेड डेवलपमेंट करोगे। अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो वाटर शेड की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें। तो हम वाटर शेड इसीलिए डेवलपमेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है उसको हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लेना है, एनालिसिस कर लेना है इसका, ठीक है। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल सॉल्यूशन, अब इससे रिलेटेड क्या क्या अवेलेबल सॉल्यूशन, समाधान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसको भी हमें एक लिस्ट बनाना है, दो लिस्ट बनाना है। तो इधर प्रॉब्लम क्या है और दूसरा आपको बनाना पड़ेगा कि आपका सॉल्यूशन, उसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इतना आपने बनाया, जब इतना आप कर लोगे, समाधान देखोगे, तो आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो आप मतलब कि आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में, उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगला चौथा स्टेप आपका होगा डिजाइनिंग द टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी को आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करवाना पड़ेगा, ठीक है, डिजाइन करना पड़ेगा। तो डिजाइन कैसे करोगे, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स। अब आपको पता होना चाहिए, आप एग्रोनॉमिस्ट हैं अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंटूर बंडिंग कर सकते हैं। कुछ एग्रोनॉमिक मेथड्स हैं, तो यहाँ पे दो प्रकार के मेथड हो जाएंगी। एक तो एग्रोनॉमिक, अगर यहाँ पे स्लोप कितना होगा, लेस देन 2% होगा, तो वहां पे क्या करोगे, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करोगे।
जैसे ही क्या होता है तुम्हारा कंटूर प्लाविंग करोगे, ठीक है, इसके बाद आपको कैच क्रॉप लगाना पड़ेगा, कैच क्रॉप, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हो आप, मल्चिंग कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से आपको एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या क्या है सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट, आप खुद एक मतलब कि एक साइंटिस्ट है या आप कह सकते हो कि आप खुद एक स्टूडेंट है, तो आपको पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। देन आगे हम देखते हैं एग्रोनॉमिक के बाद क्या हो जाएगा, आपका मैकेनिकल मेजर हो जाएगा इसी के अंदर, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर के अंदर मैकेनिकल मेजर्स या मैकेनिकल मेथड्स हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे स्लोप कितना है, मोर देन 2% है, तो कंटूर बंडिंग, एक कंटूर प्लाविंग था यहाँ पे, अब हम यहाँ पे करेंगे कंटूर बंडिंग, कंटूर बंडिंग, कंटूर बंडिंग क्या होता है, यानी कि यहाँ स्लोप जो होगा 2 से 6% होगा, तो हम करेंगे कंटूर बंडिंग। फिर होता है ग्रेडेड बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमने पूरा एकदम डिटेलिंग कर दिया, इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। देन आपको क्या कर सकते हो आप, बेंच ट्रेसिंग। तो इस तरह से आपको मतलब टेक्नोलॉजी आपको पता है क्या क्या है और क्या क्या डेवलप करने की जरूरत है, आपको डिजाइन करने की जरूरत है, आप यहाँ पे खुद स्वयं इनको सजेस्ट करोगे, इस एरिया के लिए बनाओगे, ठीक है। तो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कर लोगे, रन ऑफ कलेक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए, रिसाइकलिंग के लिए आपके पास डैम है, पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स आपको किस तरह बनाना है, कहाँ पे बनाना है, वो सब आप मतलब यहाँ पे डिजाइन करोगे, ठीक है। ऑप्टिमम लैंड यूज एंड क्रॉपिंग सिस्टम, आपको मतलब कि आप पहले से क्या क्रॉपिंग सिस्टम ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आपने देखा, अब आपको क्या क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट करवाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको बेनिफिट हो पाए, उसको भी आप यहाँ पे ऑप्टिमम लैंड यूज और क्रॉपिंग सिस्टम का एक मतलब कि आप मैप बनाओगे। कि सपोज दैट अगर वहां के फार्मर्स जो है डेयरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आपको एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या करना है, मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ आपको क्या करना है, डेयरी, साथ में आपको पोल्ट्री, या कह सकते हो आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने को आप सजेस्ट करोगे इनको, ठीक है। तो वहाँ की प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सजेस्ट करना है। अब ऐसा नहीं कि मान लो सपोज दैट कि कोई एरिया है यूपी का और वहाँ पे अगर एप्पल की खेती नहीं होती तो आप एप्पल की खेती सजेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना होता है। वहाँ पे आपको वही सजेस्ट करना जो सुटेबल हो, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो। देन आपको क्या करना, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि आपको पहले ही बताया था मैंने कि आपको लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन जो था, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, उससे आपको पता चल गया कि जो जमीन है वो किस लेवल में जाके एग्जिस्ट करती है, 1 से लेके 8 में। अब मान लो तीसरे नंबर अल्टरनेट लैंड सिस्टम, मान लो जमीन है 6 नंबर पे है, तो यहाँ पे आप कहोगे नहीं यहाँ पे खेती नहीं करो आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट्री डेवलप कर देंगे, ठीक है। या आपकी अगर मान लो चौथे नंबर में है, तीसरे नंबर पे है, तो आपको कहोगे एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे, खेती के साथ साथ हम थोड़ा सा कुछ प्लांटेशन का डेवलप करेंगे, ताकि उनकी पत्तियां वगैरह यहाँ पे झड़ के आएंगी, तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर हमारा खेत में मतलब कि मिट्टी को मिलेगा, इससे मिट्टी हमारी और फर्टाइल हो जाएगी। तो इस तरह से आप अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम या कह सकते हो फार्मिंग सिस्टम आप सजेस्ट करोगे इनको। अदर लैंड ट्रीटमेंट मेजरमेंट, सपोज दैट लैंड अगर सलाइन है, एल्कलाइन है, एसिडिक है, ये सब का भी अगर आपने अगर सजेशन दे सकते हो तो देना पड़ेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। आप इसको लिस्ट अभी बनाओगे, देन आप इम्प्लीमेंट कराना, आपको करना नहीं वहाँ पे जाके, आपको पास पूरा स्टाफ रहता है। देन डेवलपमेंट ऑफ द लाइव स्टॉक एंड अदर एलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। आपको लाइव स्टॉक से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज के बारे में आपको डेवलप करना पड़ेगा, कि मतलब डेयरी अगर हम इनको कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो डेयरी हो गया, गोट रेयरिंग के लिए कह सकते हो आप, सिप रेयरिंग के लिए कह सकते हो, और राजस्थान की बात है तो, ठीक है। अगर रैबिट की बात कर सकते हो, अगर हमारा जम्मू एंड कश्मीर की बात है, तो आप लोकेशन कहाँ पे क्या है आपने पहले जो बनाया उसी बेस में यहाँ पे सजेस्ट करोगे, ठीक है। और अदर एलाइड एक्टिविटीज हैं जैसे कि हनी बी और बाउंड्री कल्टीवेशन वगैरह, ठीक है। देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड एगुमेंटेशन, अब यहाँ पे आपने पहले ही देखा था ग्राउंड वाटर की स्थिति क्या है, अगर ग्राउंड वाटर स्थिति नहीं है तो उसको रिचार्ज करने के लिए आपको प्रॉपर बंडिंग करना पड़ेगा, कुछ आपको बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पानी जो है यहाँ से बह के ना जाए इस तरह से, और यहीं पे जब पानी रहेगा तो ग्राउंड वाटर जो क्या होगा, रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी आपको ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमने 4 स्टेप कवर कर लिया, 5वें स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने जब ये चीजों को प्लानिंग कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ द बेस मैप। अब ये आपने यहाँ पे ऐसा नहीं डेवलप करा दिया, आपकी प्लानिंग हुई है अभी, तो आपका 5वां स्टेप होगा कि आप आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बेस मैप को ऑफ द वाटर शेड एरिया एंड इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द फीचर ऑफ द जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, सॉइल, प्रपोज डेवलपमेंट मेजर्स,
फॉर ईच पार्ट ऑफ द वाटरशेड। अब आपका जो वाटरशेड का पूरा पार्ट था आपको बताया था मैंने, ठीक है, ये वाटरशेड का पार्ट है पूरा, ये वाट यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ये वाटरशेड हो जाए, एक वाटरशेड का पूरा पार्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ का पूरा मैपिंग करना है कि कहाँ पे आपको पॉन्ड बनाना है, पॉन्ड आपका कहाँ पे होगा, कहाँ पे आपको फॉरेस्ट डेवलपमेंट करवाना है, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए क्या सॉइल है, कहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, कहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रोड कैसे बनाना है, इस तरह का सब कुछ पूरा मतलब कि उसके बेस के हिसाब से ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए क्या आपका स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसी हिसाब से सॉइल का रिक्लेमेशन करना है, तो सॉइल का रिक्लेमेशन कैसे करना है, मिट्टी कहाँ पे खराब ज्यादा है, एसिडिक कहाँ पे सॉइल है, एल्कलाइन सॉइल कहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे क्या अवेलेबल सोर्सेस है, क्या आप डाल सकते हो यहाँ पे ताकि सुधार हो जाए मिट्टी का। तो इस तरह से बहुत सारी चीज होती है, तो उसका पूरा क्या आपको बेस मैप आपको तैयार करना, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया वाटरशेड में ही, और इनकॉर्पोरेट करना सारे फीचर्स को, यहाँ पे जो भी फीचर्स है आपको इनकॉर्पोरेट करना है, चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो आपकी लैंड रिक्लेमेशन की बात हो, मृदा सुधार की बात हो, तो इस तरह से सारी चीजों को आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब जब ये सारी चीजें आपने कर दिया, डेवलप हो गया, तो आपका एक्सपेक्टेड बेनिफिट, अब आप देखोगे कि इससे अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे अभी आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, आपका आपके फायदे क्या होंगे, ठीक है, आप देखोगे फायदे क्या है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट करोगे इससे कि क्या कितना फायदा होगा। तो कास्ट बेनिफिट आप इसका एनालिसिस करोगे, अगर हमने यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 50 लाख रुपए लगाया, मैं प्रोजेक्ट आपने 10 लाख रुपए यहाँ पे खर्च किया, अगर तो 10 लाख रुपए खर्च किया, तो आपसे क्या इससे मतलब कि काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, फायदा होगा, मतलब इसका बेनिफिट इससे होगा कि नहीं होगा, कितना बेनिफिट होगा उसको आप कैलकुलेट करोगे। तो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस इंडिकेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ईच कंपोनेंट, एक ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपको बताया एग्रो फॉरेस्ट्री, पॉन्ड्स, तो हर कंपोनेंट्स के आपको कास्ट बेनिफिट देखना है, सारी एक्टिविटीज ही देखना है, एंड टोटल कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब बाद में आप इंक्लूड करोगे कि मतलब ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, तो इसका टोटल कास्ट क्या आएगा, कितने रुपए यहाँ पे लगने हैं। तो सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए आपके लगेंगे, तो आप 10 लाख रुपए देंगे, तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट आपको सेंक्शन करती है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, तो 7th स्टेप में क्या होगा, अब 7वां स्टेप हमारा इम्प्लीमेंटेशन की ओर हम जा रहे हैं धीरे धीरे। तो फिक्सिंग द टाइम फ्रेम, आपको एक टाइम फ्रेम बनाना है, मतलब एक क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम फिक्स करना है, क्या करना है, टाइम फिक्स करना है, टू शो टाइम ऑफ द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट कब करोगे आप, स्टार्ट से लेके ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, कितने महीने का होगा प्रोजेक्ट, एंड देन टाइम ऑफ फ्रेम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ईच कंपोनेंट एंड एक्टिविटी। अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री आपको बताया था, पॉन्ड्स डेवलपमेंट करना, लैंड रिक्लेमेशन करना, ठीक है, रोड डेवलपमेंट करना, इनका मतलब कि कितना टाइम लगेगा, तो इसका आप लिस्ट बनाओगे प्रॉपर इस तरह से। पहला तो टाइम कितना लगेगा, स्टार्ट कब करोगे यहाँ पे, एंड कब होगा, इसका कितना टाइम लगेगा, मान लो 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, ठीक है, जो भी टाइम लगेगा, इस तरह से आपको लिस्ट आपको एक बना के रखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट, कौन सा काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, वहां बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, भूमि सुधार वाला आपका लैंड रिक्लेमेशन करेगा, सर्वे कौन करेगा, आपका जो राजस्व विभाग होता है वो सर्वे करता है, ठीक है। क्रॉप कौन सजेस्ट करेगा, तो आपका क्रॉप सजेस्ट करेगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, के जो होंगे। तो इस तरह से कौन सा विभाग क्या काम करेगा, मतलब कि अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट एंड एजेंसी, कौन सी एजेंसी किसको काम करेगी, कौन सी प्राइवेट कंपनी रोड बनाने का ले रही है ठेका। इस तरह से आपका अलग अलग जो है बॉन्ड बनाने के लिए कौन मतलब कि कौन सी एजेंसी काम करना चाह रही है बॉन्ड में, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग एजेंसी को भी बनाओगे, डिपार्टमेंट को भी आप मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे टू इन्वॉल्व इन द ईच कंपोनेंट एक्टिविटी, मतलब कौन कौन सी ईच कंपोनेंट, मतलब एक एक कंपोनेंट को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगना है, कब स्टार्ट करोगे प्रोजेक्ट, कब आपको खत्म करना है प्रोजेक्ट को, और साथ में आपको कौन से डिपार्टमेंट को देना है, कौन सी एजेंसी को काम देना है, अलग अलग कंपोनेंट का में अलग अलग एक्सपर्ट होंगे, उनको आप मतलब कि यहाँ पे असाइन करोगे 7वां स्टेप में, ठीक है। देन थर्ड में आपने क्या किया, काम दे दिया और काम यहाँ पे शुरू हो गया, काम आपका कंप्लीट होना शुरू हो गया, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया काम। देन आप मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करोगे इसका, अब मॉनिटरिंग मतलब इसकी देख रेख करोगे, वहां पे जाके इवेल्युएशन करोगे, कुछ एनालिसिस करोगे, हाँ इतना टाइम हुआ है अगर, तो कितना काम हुआ है, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इवोल्यूशन करो टू एक्सेस द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोग्रेस उसका देखोगे कि मतलब कि कितना हुआ काम, कितना नहीं हुआ काम, कितना होना बाकी है, ठीक है, तो इसका प्रोग्रेस आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का देखोगे। एंड सजेस्ट करोगे मॉडिफिकेशन, अगर मान लो आपको उस दौरान लगता है कि मतलब कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए हमें, उस दौरान अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए, तो आप मॉडिफिकेशन को भी यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं इस बार ये जो पॉन्ड है आपका, तो पॉन्ड को आपको गोलाकार बनाना है कि चौकोर बनाना है, ठीक है, इस तरह से आप सजेस्ट कर सकते हो कुछ भी, ठीक है।
इसके बाद आपकी लास्ट स्टेप जो कि 9वीं स्टेप आएगी, और अब सारी चीजें आपकी हो गई यहाँ पे, देन आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जितना भी आपने टाइम दिया था 1 ईयर का फॉर एग्जाम्पल। अब जब 1 साल आपके हो गए, वहां पे बढ़िया डेवलपमेंट हो गया उस एरिया का, तो आप क्या करोगे, ऑन फार्म रिसर्च टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन फॉर द साइट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब आपने प्रॉब्लम जो बड़ी थी वो तो सॉल्व कर दिया, अब आपका छोटे छोटे फार्म में, किसान के पास खेत में जा जाके आप वहां पे देखोगे, उनके ऑन फार्म रिसर्च देखोगे, ट्रायल लगाओगे कि मतलब कि कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है साइट स्पेसिफिक, उसको भी आप वहां पे समाधान करोगे। और जो आपने प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे तैयार किया था, जो आपने पूरा कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट को, तो इसका आपका इसमें क्या इम्पैक्ट है उसका भी आप असेसमेंट करोगे। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट भी करोगे लास्ट स्टेप में। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और ये स्टेप काफ़ी इजी है, अगर आप इसको दिमाग में थोड़ा सा बैठा के रखेंगे तो आप जरूर याद कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आप स्वयं एक मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वाटरशेड डेवलपमेंट के, और आपको एक प्रोजेक्ट अगर तैयार करना है, आपको प्रोजेक्ट आपको ग्राउंड लेवल में मतलब कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें, आपको क्या क्या स्टेप यहाँ पे उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा उस एरिया का, कितना वाटर सेट है, कितना एरिया आपके पास, देन आपको डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो डिटेल पूरा वाटर सेट एरिया का आपको चाहिए होगा वहाँ का, आपको बता ही दिया मैंने क्या क्या डिटेल चाहिए। देन आपको एनालिसिस करना है कि भाई प्रॉब्लम्स हैं क्या रियल में यहाँ पे, और जो प्रॉब्लम्स है उनको आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए क्या समाधान है उनको देखोगे, सॉल्यूशन क्या उनको देखोगे, डिजाइन करोगे टेक्नोलॉजी का, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, तो उसको आप डिजाइनिंग करोगे, फिर बाद में इंप्लीमेंट भी करोगे। ठीक है, देन आपको स्टेप 5 में क्या करना है, प्रिपरेशन करना, मैप बनाना है एक वाटर सेट का, कहाँ पे क्या कैसे मतलब कि इंप्लीमेंट करना है, हमने आपको एग्जांपल देके यहाँ पे ऑलरेडी बताया है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपको एग्जांपल के तहत ध्यान देना है। देन आपको छठवां स्टेप क्या बोल रहा है तुम्हारा कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स आपके क्या क्या है इसके, तो बेनिफिट्स के बारे में भी आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और उनको बताएंगे वहाँ पे लोगों को। फिर कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, कितना आपका खर्च आने वाला है वो आप गवर्नमेंट को एस्टिमेट दोगे यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, फंडिंग देगी। अब जब फंडिंग आ गई तो आप क्या करोगे, आपको बनाना है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है, पैसा तो आ गया, अब कितने महीने में हमें खत्म करना है, कितने दिन में खत्म करना है, कब स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है। इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट डेट से लेके ड्यूरेशन पूरा आप यहाँ पे बनाओगे टाइम फ्रेम के हिसाब से। देन आपको कंप्लीट कब करना है उसके बारे में देखोगे, और ईच कंपोनेंट को, किस डिपार्टमेंट को आपको क्या काम देना है, तो डिपार्टमेंट वाइज, एजेंसी वाइज आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और 8वें स्टेप में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा और इवेल्युएशन करना पड़ेगा उस एरिया का कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर काम नहीं हो रहा तो उनको आप बोलोगे क्यों नहीं हो रहा है, तो सारी चीज़ आप देखोगे, उसका प्रोग्रेस देखोगे प्रोजेक्ट का। एंड देन अगर आपको लगता है कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन करना है, कुछ और चेंजेस लाना, तो आप वहाँ पे उस टाइम पे थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको 9वें स्टेप में क्या करना है, ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो आपको ऑन फार्म यानी कि खेत में जाके फार्मर्स के अब देखोगे कि मतलब इसका क्या इम्पैक्ट है, अब तो कोई प्रॉब्लम और नहीं आ रही है उसको भी देखोगे, और साथ में आपको इम्पैक्ट मतलब जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसका मतलब जो हमने इतना पैसा लगाया इसका रियल में कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं फार्मर के कंडीशन में, किसानों के लाइफ स्टाइल में से चेंजेस आया कि नहीं आया। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने इतना ये टॉपिक जो हमने कवर किया है, तो काफ़ी जगह से हमने इसको कंपाइल किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।